नमस्कार साथियों, वायर की इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे। पिछले 2023 के जुलाई में मोदी सरकार ने एक ऐसा बिल पास करवाया, बड़े ही अपरंपरागत तरीके से पास कराया, एक जिस और सारी प्रथाओं को खत्म करते हुए पास कराया, उसका नाम था डिजिटल प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो बिल बिना पढ़े ही जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनको साइन करने के लिए कहा गया था। और उस समय और उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि उनके पास वो कॉपी भी नहीं थी और उसको उन्हें साइन करना पड़ा। अब ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? ऐसे तो सरकार ये कहती है कि जिस तरीके से अग्रिम अर्थव्यवस्थाएँ हैं, बड़े राज्य हैं, जब ऐसा एक समय है जहाँ पर इंटरनेट पे, मोबाइल पे और कंप्यूटर पे ही हमारा सारा काम हो रहा है, तो उस समय एक ऐसी व्यवस्था होनी ज़रूरी है जहाँ पर नागरिकों लोगों का जो डिजिटल डेटा है, जो उनके जो पर्सनल डिटेल्स है, जो कि आम हो जाते हैं, जो पब्लिक हो जाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के आधार पर मोदी सरकार ने ये एक्ट लेकर आए और उस और उ ऐसा प्रचार किया गया कि ये नागरिकों के लिए है, नागरिकों के फ़ायदे के लिए है कि उनका जो पर्सनल डिटेल है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, उसको पब्लिक ना हो वो। और उनका जो डेटा है, चाहे जैसे बैंक अकाउंट्स हो, चाहे उनके सारे जो पर्सनल डिटेल्स हो, वो किसी तरीके से उसको प्रोटेक्ट करे। और उसकी उसकी वजह से ये सरकार एक्ट लेकर आई। लेकिन जब लोगों ने इसके फाइन प्रिंट पर ध्यान दिया, जब सिविल लिबर्टीज़ एक्टिविस्ट और जो डेटा प्राइवेसी पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जब फाइन प्रिंट पर इसका एक अध्ययन किया, तो उसमें कई सारे बातें नज़र आईं, जिसमें से एक खास तौर पर ये 2-4 बातें हैं, जिसमें वो बड़ी ही अचंभित करने वाली बात है कि ये जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो हमारा एक ट्रांसपेरेंसी कानून है, जिसके अधीन हम बहुत सारे सरकार से इंफॉर्मेशन लेते हैं और कई सारे उसकी वजह से बहुत सारे जो सरकारों में काम हो रहा है या फिर कुछ गलत काम भी हो रहा है, तो उसका एक खुलासा होता रहा है जब से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है, उसको उसको संशोधित करने का एक प्रोविज़न बनाया गया कि अगर डिजिटल प्राइवेसी की बात है, तो उसमें सरकारें जो हैं वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर सकती है। और भी इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर जो सेक्शन 4, जहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने ये किया था कि आप खुद से ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन सरकारें जो मिनिस्ट्रीज़ है वो आगे लोगों को मुहैया कराएँगी। वो उसको भी वो अगर डिजिटल प्राइवेसी के नाम पर उसको भी पब्लिक ना नहीं भी किया जा सकता है। और ऐसे कई सारे बहुत सारे इश्यूज़ निकल कर आए, और बहुत सारे एक्टिविस्टों का ये मानना है और जर्नलिस्टों का भी ये मानना है कि अगर ये लागू हो जाता है, तो बहुत सारे जो सरकार के जो डिसीजंस हैं, जो पब्लिक होने चाहिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं, वो सरकार छुपाने में कामयाब हो जाएगी। और इस ये जो एक्ट है, इससे एक उन्होंने एक तंत्र बनाया है, जो एक बोर्ड बनाया है, जिसकी वजह से सरकार न सिर्फ पेनल्टी इम्पोज कर सकती है बहुत सारे लोगों के ऊपर, बल्कि अपने अधीन बहुत सारा कंट्रोल ले रही है, जिसकी वजह से वो अपना अपने अपने जो इंफॉर्मेशन है, जो सरकार का इंफॉर्मेशन पब्लिक होना चाहिए, उसको एक तरीके से अपने पास रखने में, उसको सीक्रेट रखने में उनको मदद मिलेगी। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे निखिल दे जी से। निखिल दे जी को कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। हम जैसा जानते हैं कि निखिल दे और अरुणा रॉय ये मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेता हैं और लगातार वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट
एक्ट लाने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही, मनरेगा जैसे कानून में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और लगातार वो वर्कर्स और मज़दूरों को लेकर बहुत सारे आंदोलन लड़ते रहे हैं। बहुत सारे जो ट्रांसपेरेंसी के कानून जो होते हैं, करप्शन के खिलाफ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए हैं और उन्होंने इस एक्ट पर काफ़ी ज़्यादा गहरा अध्ययन किया है। तो इसी सिलसिले में वो आज वायर में हमारे साथ बात करेंगे। निखिल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस बातचीत में। तो सबसे पहले तो मैं यही सवाल आपसे पूछूँगा कि सरकार ये कह रही है कि ये डिजिटल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट लाया गया है, डिजिटल प्रोटेक्शन ये जो एक्ट है। लेकिन आप लोगों का ये कहना है कि सरकार इससे बल्कि उस प्राइवेसी के नाम पर बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन अपने आप कंट्रोल करना चाहती है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो सबसे पहले अजय जी, आपको बहुत धन्यवाद ये बात उठाने के लिए। और मेरे ख्याल में एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होने वाली है जो हमारे देश के नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। इस खतरनाक स्थिति का आंकलन हम ऐसे करें, जैसे आपने कहा था इस एक्ट को लाने की एक आवश्यकता थी, उसमें मैं पहले कहूंगा कि यूरोप में और दुनिया भर में इन्होंने एक GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेजिम, एक ऐसा ऐसा प्रिंसिपल्स बनाए थे, ऐसे सिद्धांत बनाए थे दुनिया भर के लिए। और भारत सरकार लगातार कहती है कि हम उसी के अनुसार ये कानून बना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने उन सिद्धांतों को बनाया वो कह रहे हैं कि भारत का ये कानून कतई उन उन सिद्धांतों के आधार पर नहीं चल रहा है। उल्टा मैं और हम जैसे लोग ये कहेंगे, जिन्होंने सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़के एक सूचना का पूरा जो ढांचा बना था उसको जनता के प्रति बदला। लोगों ने ही सूचना को पावर माना, लोगों ने लोकतंत्र में सूचना से जवाबदेही लेने का रास्ता माना। एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था अंग्रेजों का, जो एक लूट के पूरे ढांचे को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहां सूचना छिपा सकते थे उस ढांचे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो था। और उस जमाने में लोग लड़े, जमीन से लड़े और ऐसा कानून बनाया जो आज 80, 90, 70, 80 लाख लोग काम में लेते हैं। आपके श्रोताओं में मुझे पक्का पता लगेगा कि आप किसी से पूछ लो तो सब कहेंगे सूचना का अधिकार एक बहुत मुख्य चीज है जिसमें कम से कम हम सरकार से जवाब मांग सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको दो हिस्सों में बांटे। एक हिस्सा है कि बहुत कम लोगों को पता है, सूचना के अधिकार के कानून आते ही सारी सरकारें, वो सरकार जिसने वो कानून लाया और बाद में बीजेपी सरकार, सबने इसको संशोधित करके कमजोर करने का भरपूर प्रयास किया। पहली वाली सरकार जो लाई उसको सुनना पड़ा और सुन के उन्होंने सारे संशोधन आगे नहीं बढ़ाए। लेकिन बीजेपी सरकार ने जैसे उनका हुआ है, चाहे वो किसानों के कानून में हुआ या किसी और कानून में हुआ, बिना पूछे और आगे ले जाके उन्होंने एक संशोधन किया जिसमें जो सूचना के अधिकार का एक बहुत सबसे बड़ा बॉडी था, कमीशन, एक बिल्कुल ही निष्पक्ष इंडिपेंडेंट कमीशन, उसको अपने अधीन किया, जैसे उन्होंने बहुत सारे ऐसे ढांचों को किया। लेकिन अब क्या किया ये लोगों को नहीं पता है, और ये अजय जी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस कानून, ये DPDPA, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो 2023 में पास हो गया, पारित हो गया, उसके रूल्स अभी नहीं लागू हुए, इसके तहत इसके धारा 44 में ये कह दिया कि धारा 44 के माध्यम से उन्होंने धारा 8 RTI एक्ट का सेक्शन 81J को अमेंड किया। अब क्या किया इसमें, ये समझना आपके श्रोताओं को, हमें, जिन्होंने कभी RTI को काम में लिया, जिन्होंने RTI से फायदा लिया या जिनको लगता है कि उनको एक पारदर्शी और जवाबदेही सरकार चाहिए, ये समझना चाहिए। RTI आया क्यों? दो कारणों से, भ्रष्टाचार पर लगाम, लूट पर लगाम, नंबर एक, और सत्ता के दुरुपयोग पर लगाम।
टू कंट्रोल द आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड टू कंट्रोल करप्शन। यही दो कारण हम सबसे ज्यादा देते थे। और यदि आप एक पारदर्शिता के एक पूरा एक ढांचा लाओ तो गलतियां नहीं होगी, अपने आप वो गलतियां सुधरेगी, क्योंकि लोगों को पता है कि वो एक्सपोज होगा। अब इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि आरटीआई ने ऐसा एक ढांचा लाया जहां चाहे कोई भी सूचना आप ले सकते थे जो सरकार के पास थी, कुछ छोटे से अपवादों को छोड़ के, और वो अपवाद सब धारा 8 में थे, सेक्शन 8 में थे। तो सेक्शन 8(1)(j है पर्सनल वाला, प्रिवेसी वाला, निजता वाला। तो बिल्कुल सही है कि हम सूचना के अधिकार में किसी के घर के अंदर या उनके निजी चीजों में घुसना नहीं चाहते। तो क्या था निजता वाला 8(1)(j? 8(1)(j) का मैं अंग्रेजी में प्रावधान आपको पढ़ के सुनाऊंगा और फिर क्या अमेंडमेंट हुआ वो बताऊंगा। 8(1)(j) कहता था that you do not need to get information which relates, you do not need to give, मतलब वो अपवाद जो नहीं देना था, which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest। ये इतना ही हम यदि ले लें, एक हिस्सा इसका है। कौन सी सूचना आपको निजी सूचना देने की जरूरत नहीं है? जिसका कोई पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो गौर निजी है। मेरा कोई, मैं अपने घर में क्या करूं, किसी पब्लिक एक्टिविटी को मैं प्रभावित नहीं कर रहा हूं, तो क्यों कोई और मांगे मेरे से? वो मेरा है और मेरा काम है। मैं किसी पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट को प्रभावित करूंगा। मान लो मैं मेरे घर के सामने सड़क को खोद दूं, या मान लो मैं कोई एक अपने गांव का पूरा पानी खींच लूं, या मान लो मैं एक इंडस्ट्री लगा दूं जहां वो पोल्यूशन कर रहा है आसपास, तो वो पब्लिक एक्टिविटी को बिल्कुल हर हालत में प्रभावित कर रहा है, तो वो मेरी निजी नहीं है। तो ये निजी सूचना इसने डिफाइन किया। अब यहां क्या कहते हैं, ये आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8(1)(j) में था। में है, बिल्कुल था, और भी था उसमें। और उसके बाद था कि घोर निजी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं पीआईओ को या कमीशन को लगे कि नहीं, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ये बाहर निकाले, और इसका मैं उदाहरण भी आपको दे दूंगा, तो दिया जा सकता है। मतलब सूचना यदि किसी भी हालत में पब्लिक को प्रभावित करने वाली है तो देनी ही है, ये आप कह नहीं सकते हो कि ये छूटेगी। और यहां स्पष्ट कहा है, but which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual, कि बिना मतलब के आप उसके व्यक्ति के निजता के अंदर आप घुस रहे हो, बिना मतलब के। तो मतलब क्लियर था, आप मतलब किसी पब्लिक चीज से, मैं इस पे टाइम बिता रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये अब क्या हो गया, सेक्शन 44 ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में अब क्या पढ़ा जाएगा इसको, आप यदि देखेंगे तो है कि in section 8(1)(j) the following clause shall be substituted, meaning information which relates to personal information। क्या नहीं दिया जाएगा? कोई भी सूचना जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो। आरटीआई का मतलब ये क्या हो गया, बस तो खत्म। मतलब तो आरटीआई का मतलब क्या है कि आप कोई कौन कर रहा है, कहां कर रहा है, कौन कर रहा है, पूछ ही नहीं सकते हो। किसी का नाम और कौन करने वाला है वो सूचना आपको नहीं मिलेगी, आप पूछोगे तो नहीं मिलेगी। बस चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो या नहीं हो, इसका या ना हो, पर्याय या यही रहेगा, लेना देना हो या नहीं हो। मतलब आप पूछ लो कि किस व्यक्ति ने कितना लोन लिया, किस व्यक्ति ने ठेका लिया, किस व्यक्ति ने ठेका पूरा नहीं किया, किसके खिलाफ जांच चल रही है, किसने आपका पासपोर्ट रोक दिया, किसने आपके इनकम टैक्स एप्लीकेशन में नाजायज कुछ किया। नाम नहीं पूछ सकते हो, केवल नाम नहीं, और वो डीपीडीपीए में है पर्सनल। मैं थोड़ा सा अब यहाँ आऊंगा, क्या है पर्सनल। एक मिनट निखिल जी, मैं आपको बस रोकूंगा। मतलब क्या मैं इस मुद्दे को अच्छे से समझ रहा हूँ या नहीं समझ रहा हूँ, ये आप मुझे बताएं कि आरटीआई एक्ट में जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करना एक तरीके से ये दिया गया था कि वो डिस्क्लोज करी जाए अगर वो इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। अब ये जो डीपीडीपी एक्ट आया है,
या पब्लिक एक्टिविटी को प्रभावित या करता है। पब्लिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है या इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल, लेकिन अब जो बिल्कुल। डीपीडीपी एक्ट आया है वो एक तरीके से आरटीआई एक्ट को ओवरराइड करेगा। और जो डीपीडीपी एक्ट के अभी रूल्स नहीं बने हैं मगर आने ही वाले हैं उसके रूल्स, अगर वो रूल्स लागू हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार का पब्लिक इंफॉर्मेशन किसी अगर इंसान के बारे में है, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो या ना हो, लेकिन सरकार एक तरीके से अपने आप को उन्होंने एम्पावर कर लिया कि वो इंफॉर्मेशन ना दे लोगों को। क्या मैं सही ड्यूटी बोल कर रहा दिया, हूं? एम्पावर नहीं, ड्यूटी दे दिया कि आप दोगे नहीं, क्योंकि आप आपने दोगे ही नहीं, कैसे एक तरीके से कैसे लीगली मैंडेट कर दिया। इलीगली तो मैंडेट कर दिया, और डीपीडी और इस कानून को, आरटीआई एक्ट को संशोधित कर दिया। तो जी, आरटीआई एक्ट को ऐसे तो एक संशोधित, तो तरीके से आप आरटीआई एक्ट को संशोधित करके उन्होंने इस आरटीआई एक्ट का जो मूल जो पावर था उसको एक तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई है। एकदम कि क्यों है, हमें आरटीआई एक्ट क्यों चाहिए? अब केवल प्रोपेगेंडा मिलेगा, सरकार जो कहना चाहती है वो देगी। किसने किया या नहीं किया, क्या किया, हाँ, आप और हम क्यों मांगते हैं? क्योंकि हम सुधार चाहते हैं। आप और हम क्यों मांगते हैं? देखना चाहते हैं किसने किया, कितना दूध कितना पानी। अब कितना दूध कितना पानी को करने वाला व्यक्ति है, कोई भी चीज हो, एक करने वाला व्यक्ति, उसकी सूचना हमें अगर नहीं आप मिली। मुझे इसका अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में क्या क्षति होगी, इसका अगर एक दो एग्जाम्पल देकर समझाएं तो कुछ समझ में ज्यादा आएगी मैं बिल्कुल इससे ये बिल्कुल बात। मैं जी, बिल्कुल बताऊंगा। तो तीन चार प्रकार के, सबसे पहले तो मेरा व्यक्तिगत, मैं कहीं कोई पूछ रहा हूं कि मान लो मेरा इनकम टैक्स में मेरे मेरे से कोई पेनल्टी मांगी, मैंने कुछ दिया, और या मुझे मेरा वापस मिलना है पैसा, वो कहाँ किसके पास अटका हुआ है? तो वो पहले तो हम, जो आप धाराचार कह रहे थे, हम तो प्रोएक्टिवली मांगते थे कि ये आप डालो। अब कोई, मैं पूछ नहीं सकता हूं कि किसके डेस्क पे ये अटका हुआ है, वो कौन व्यक्ति है, मैं नहीं पूछ सकता हूं। मैं नहीं पूछ सकता हूं कि मेरा गैस एप्लीकेशन के ऊपर या पासपोर्ट एप्लीकेशन कोई एक व्यक्ति लेके बैठा हुआ है जो टाइम फ्रेम में नहीं दे रहा है, वो मैं नहीं पूछ सकता हूं। मैं नहीं पूछ सकता हूं कि मेरे घर के बाहर जो सड़क है उसमें ठेकेदार कौन है जिसने वो सड़क को पूरा नहीं किया, या इंस्पेक्टर कौन है जिसने इंस्पेक्ट किया। मैं नहीं पूछ सकता हूं कि मैंने जो जांच मांगी किसी की, और वो जांच रिपोर्ट में क्या निकला किस व्यक्ति के बारे में, किसी के नाम के बारे में कुछ नहीं पूछ सकता हूं। केवल नाम नहीं, कोई भी आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफिकेशन है। मैं और एक, मैं देखना चाहता हूं कि मैं चुनाव में वोटर लिस्ट वो डाला जाता है, मेरा खुद का तो मैं ले सकता हूं, लेकिन वोटर तो कितने हैं प्रभावित, कितने हमारे इलाके में हैं, किसके नाम काट गए, आजकल एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी उसके इर्द गिर्द चल रहा है, वो मैं नहीं पूछ सकूंगा। इंफॉर्मेशन कमीशन में जाके मैंने पेनल्टी लगवा दी किसी अधिकारी के ऊपर, अब मैं ये नहीं पूछ सकता हूं कि उसने अपना पेनल्टी जमा किया या नहीं किया, उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं पूछ सकता हूं। मैं आपको 1 मिनट पर्सनल डेटा क्या है वो पढ़ के सुनाऊंगा डीपीडीपीए में, क्योंकि वहां तो है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, केवल डेटा नहीं, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। लेकिन पर्सनल डेटा क्या है डीपीडीपी एक्ट में, वो क्या है? means any data about an individual who is identifiable by or in relation to such data, सब कुछ आइडेंटिफिकेशन करने वाला। जी, वो सूचना जो किसी को आइडेंटिफाई, मेरा नाम आइडेंटिफाई करता है, मेरा एड्रेस आइडेंटिफाई करता है, मेरा पोस्ट आइडेंटिफाई करता है। तो यहां तक खतरा आ जाएगा कि मैं पोस्ट से भी मांगना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं वो आइडेंटिफाई शायद हो सकेगा। तो इतना खतरनाक एक स्थिति ना। अजय जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, हम जब लड़े आरटीआई के लिए 1990 उस दशक में, तब अंग्रेजों का ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था, तो हमें सूचना नहीं मिल सकती थी, केवल वो मिलती जो कोई सीनियर अधिकारी कहता था अब दो। लेकिन जर्नलिस्ट जैसे आप हैं या बाकी लोग हैं, वो सोर्सेस से निकालते थे। उन्होंने हमें कहा कि आरटीआई से हमें कितना फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा हमें पता नहीं, क्योंकि हम सोर्सेस से हमारे निकालते हैं। डीपीडीपी एक्ट में आप सोर्स से निकालोगे, और डीपीडीपी एक्ट में जो खतरनाक परिस्थिति डाली है, और आप बिना लोगों के कंसेंट को आप उसको ले भी लोगे, मतलब आरटीआई के बाहर भी आप ले भी लोगे, तो आपके ऊपर बिना उनके सहमति लिए
आपके ऊपर बहुत बड़ा एक पेनल्टी जी। लग सकता है, वो आपके तो पीछे पड़ ज़ाहिर-सी सकता बात है, अगर कोई बड़ी कंपनी अगर कुछ खदानों के ठेके लेते हैं या फिर एयरपोर्ट मैनेजमेंट के ठेके लेते हैं अगर वो, और मैं चाहता हूँ और मैं एज़ पत्रकार मुझे पता चलता है किसी सोर्स के थ्रू कि ये जो ठेके हैं इस फलाना कंपनी को मिले हैं, तो मैं वो लिख भी नहीं सकता? क्या इसका ये पर्याय है? हाँ, बिना उनसे तो परमिशन लिए, किनको मिले हैं ये बिना ठेके? बिना उनसे परमिशन लिए नहीं लिख सकते हो, और पर्सनल इंफॉर्मेशन में कंपनी भी आता है उस डेफिनेशन में वहां। लेकिन अजय जी, मैं लास्ट एक और चीज कहना चाहता हूं, जो एक आरटीआई एक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण जीत था इसी 81J में, जिसको हटा दिया। हुँ, हुँ, वो 81J में बहुत ही महत्वपूर्ण जो था आरटीआई एक्ट में वो था कि आप जो इंफॉर्मेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो आप जनता को डिनाई नहीं कर सकते हैं। पूरे भारत के सारे कानूनों में एकमात्र जगह है जो कहता है मैं वोट देने वाला जिसको बनाता हूं, मैं उसको पावर दे रहा हूं, तो मेरा पावर और उसका पावर सूचना को लेके बराबर होगा। आप उसको हमें डिनाई कर रहे हैं तो आप उसको भी डिनाई कर रहे हैं जी। एक तरीके से। वो भी हटा दिया इस संशोधन में, उसको भी हटा दिया। तो इन्होंने वैचारिक स्तर पर हटा दिया, इन्होंने प्रैक्टिकल स्तर पर हटा दिया, और प्रैक्टिकल स्तर पर इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, इसमें हमें आना चाहिए कि कितना खतरनाक रेजीम हुँ, डीपीडीपी ए ने किया। एक तरफ तो मिल नहीं सकता है, चलो आरटीआई में मिल नहीं सकता है, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए, पब्लिक डोमेन में डिस्कशन करने वाले एकेडमिक्स के लिए, मेरे जैसे लोग भी जो एक्टिविस्ट थे बिना आरटीआई के, जो काम कर, हम केवल आरटीआई नहीं, हम तो सूचनाओं को काम में लेते हैं। दिन में पता नहीं कितनी बार हम वायलेशन दोनों तरफ है, एक तो आरटीआई में मिलेगा नहीं, एक और कैटेगरी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपने पूछा कि कौन सी सूचना है, अब मान लो देश के बैंक्स में जो लोन्स दे रहे हैं, लोन वापसी में छोटे छोटे लोगों के तो कुड़की हो जाती है, और आपको और हमें मालूम है कि कुछ बहुत बड़े हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का लोन माफी हो गया उनका। अब हम पूछ नहीं सकते हैं आपने किसका लोन माफी कर दिया, हम पूछ नहीं सकते हैं किसको आपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया, तो हमारी जनता के पैसे जा रहे हैं, हम हुँ। पूछ नहीं सकेंगे। और इस कानून में यह है कि सरकार जो अपने तरफ से जो देना चाहती है वो बिल्कुल मुक्त है। तो हाँ। तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन में दो लोगों के खतरे थे, दो बड़े इंस्टीट्यूशन के खतरे थे। एक तो सरकार का सर्वेलेंस, वो नहीं होना चाहिए हुँ। व्यक्तियों के निजी जिंदगी के अंदर, वो तो वो क्योंकि वो वही सवाल मैं पूछ रहा था निखिल जी, जी कि हम लोग पत्रकार तो हैं ही, लेकिन सारे आम आदमी की हैसियत से भी लगातार हम देख रहे हैं कि हमारा फ़ोन नंबर से लेकर बैंक अकाउंट से लेकर बहुत सारे जो डेटा माइनिंग कंपनीज़ है, जो हमारा डेटा बेचती आई है, और लगातार हमारे फ़ोन पे लगातार स्पैम कॉल्स आते हैं, जिनके और ऐसे कॉल्स आते हैं जिनके पास हमारा आधार नंबर से लेकर पैन कार्ड नंबर से लेकर सारा कुछ है। तो और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से लगातार 10 सालों में सरकार ने अपने आप को बल्कि और पावर दिया कि वो हमारे फ़ोन में झाँक सके, या फिर वो हम अपने ईमेल में झाँक सके। अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, वो हमारे सोशल मीडिया और उनके पासवर्ड्स और ये सारी चीज़ें उसको एक तरीके से उन उन वो एम्पावर्ड है ये सारी चीज़ें वो देखने के लिए, अगर उन्हें लगे कि भाई इससे कुछ उनके इन्वेस्टिगेशन पे आगे बढ़ता है, बात बढ़ती है। तो क्या ये जो डीपीडीपी एक्ट है, वो क्या ऐसे सिटीजन्स नागरिक को इस तरीके से प्राइवेट डेटा माइनिंग कंपनी जो है, जो हमारा डेटा आगे बढ़ाते हैं या बेचते हैं, या फिर इस तरीके से जो सर्वेलेंस है, जो स्टेट का सर्वेलेंस है, उससे क्या नागरिकों को बचा रही है? जिसका मु इस म मेरे सरकार का यही कहना है कि ये नागरिकों के प्राइवेसी एन्श्योर करने के लिए ये एक्ट लेकर आए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो अब हम उस एक्ट के तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। ये जी, दो जो आपने कहे बिल्कुल जी। सही माना। एक तरफ से सरकार बहुत बड़ा पावरफुल बॉडी है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल होने चाहिए, और ये दुनिया भर में
सरकार के ऊपर पेनल्टी लग सकता है यदि सरकार ने किसी के डेटा को गलत लिया, उसको ऑर्गेनाइज किया और यूज किया। यहां तो सरकार चाहे जो कर सकती है। डीपीडीपी एक्ट को आप पढ़ लो तो लिखा है, एक्सप्लिसिटली लिखा है कि सरकार के ऊपर यह लागू नहीं होगा। सरकार क्या डेटा देना चाहती है देगी, किसी कानून के तहत देना चाहती है देगी, क्या नहीं देना चाहती है वो नहीं देगी। तो सरकार की जो देने की पाबंदी थी आरटीआई में वो तो हट गई, और यहां पूरा पावर आ गया। जो वो देना चाहे वो दे सकती है, और वो प्रोएक्टिवली दे सकती है, ले सकती है, प्रोएक्टिवली ले भी सकती है। दूसरा, बड़ी कंपनियां जिसकी आप बात कर रहे हैं, और आप और हम जानते हैं कि हम गूगल में पता नहीं कितना दे देते हैं, हम फेसबुक को कितना दे देते हैं, हम अपनी सारी सोशल मीडिया को कितना दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम उसमें जुड़ते ही कंसेंट दे देते हैं। आप और हम पढ़ते नहीं है 15 पेज जो पीछे लिखे हुए, क्या टर्म्स कंडीशंस प्राइवेसी ये वो, हम बस कह रहे हैं अग्रीड अग्रीड, और हम उसके अंदर तुरंत जुड़ जाते हैं। तो ये आप और हम दिन में कितनी बार हमने तो सारे हमारे कंसेंट, उन कंपनियों को पता है कंसेंट लेना, लेकिन यहां आप जर्नलिस्ट के रूप में ऐसा तो कर नहीं सकते हो। आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप ऑटोमेटिक कंसेंट, और जर्नलिस्ट के रूप में तो आप उजागर करना चाहेंगे। आप कोई पैसा कमाना के लिए नहीं कर रहे हो। आप किसी को, इसको टीबी है तो मैं टीबी की दवाई वहां बेच दूं, या इसको जमीन खरीदनी है तो उसके पास कॉल आने लग जाए जमीन के, या उसको तरीके से ऐसे डेटा माइनिंग उस ढंग से होगा। मैं 3-4 यहाँ इसमें आपको पढ़ना चाहूंगा कि ये क्या चीजें हैं। तो पर्सनल डेटा मैंने बता दिया, जो किसी को आइडेंटिफाई करता है। फिर जी। दूसरा, आप यदि इसमें देखें तो दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि पर्सनल डेटा ब्रीच क्या है। सेक्शन 2U में है ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में। एनी ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा और एक्सीडेंट डिस्क्लोजर, acquisition, sharing, use, alteration, destruction, or loss of access to personal data that compromises the confidentiality, integrity, or availability of personal data. कुछ भी, मतलब कोई भी चीज है तो ये पर्सनल डेटा ब्रीच है। किसका? उस डेटा प्रिंसिपल का जिससे वो लेना है। और कब आप काम में ले सकते हो? आप और हम सब डेटा फिड्यूशरी है। हम किसी और की सूचना को काम में ले रहे हैं। जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एकेडमिक्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, पब्लिक डिबेट में लोग हैं, वो फोटोग्राफर्स हैं, कोई फिल्म वाले हैं। तो हम यदि बिना परमिशन को काम में लें तो हम उसका ब्रीच कर रहे हैं, और फिर हमारे ऊपर वो पूरा कानून का एक भार आ सकता है, जहां एक सरकार अपॉइंटेड बोर्ड है, और वो बोर्ड हमें 250 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए के पेनल्टी लगा सकता है। 250 डेटा करोड़ या 500 करोड़ की पेनल्टी लग जाएगी अगर आप वहां इस वहां एक्ट तक को वायलेट करते हैं। वहां तक लग सकता है, लेकिन 2.5 करोड़ भी लग जाए तो बहुत है ना आपके लिए और बहुत हमारे है, लिए। आम इंसान के लिए तो 2.5 हाँ, करोड़ भी बहुत 2.5 लाख ही वो लगा दे तो लोग हुँ, कहेंगे कि ये छोड़ो, ये काम ही छोड़ो, अपन तो अपन अपने के घर में किसी कोई गलत करे तो करते रहने दो, हमें तो हुँ, कहना नहीं। क्योंकि कौन जो गलती करने वाला, कंपनी भी पर्सनल हुँ। जैसा है, तो आप वो कौन परमिशन देगा कि हाँ मैं तो ये उसकी कंपनी। आरटीआई को यूज़ करके निखिल जी कई सारे करप्शन के जो स्कैम्स हैं, हमारे देश में उजागर हुए। चाहे वो बिल्कुल व्यापम स्कैम हो, तो आज या फिर अलग-अलग जितने भी बहुत सारे स्कैम्स उजागर हुए, जो जहाँ पर कहीं सरकार की मिलीभगत थी, कहीं बड़ी कंपनियों की मिलीभगत थी। तो क्या बिल्कुल डीपीडीपी एक्ट के अनुसार वो सारी चीज़ें अब व्हिसल ब्लोअर्स को भी पेनल्टी लग सकती है? बिल्कुल, तो वो ही बात है कि पहले आरटीआई ने तो खोला कि हर इंसान विसल ब्लोअर बन सकता था, क्योंकि वो सूचना ले सकता था। तो सूचना लेना तो गया, हुँ, सूचना मिलेगा नहीं, ऑफिशियली नहीं मिलेगा, हुँ, अनऑफिशियली तो आप और हम खोजते भी रहेंगे। खोजी पत्रकारिता, खोजी जर्नलिज्म या सिटीजनशिप,
वो भी खत्म, क्योंकि हमारे हाथ में आ गया सूचना, मैं मेरे घर में रखूं तो उसका क्या फायदा, मैं तुरंत जी। उसको उजागर करूंगा, तभी आरटीआई हाँ, में अगर दम पब्लिक आएगा। मतलब ही वही है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसको उजागर करना है। लेकिन निखिल जी, मुझे ये पूछना है कि हमारे देश में दूसरे भी कानून हैं। एक तो आपने ही बोला कि सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसी तरीके से व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट भी है। तो ये सारे एग्जिस्टिंग एक्ट होते हुए भी डीपीडीपी एक्ट क्या उनको ओवरराइड करेगी? तो आरटीआई एक्ट का तो आपको पता है कि उसने बहुत स्ट्रेटेजिकली संशोधन किया संशोधित उन्होंने। कर दिया। हाँ, तो वो एक्ट है, लेकिन वो जो उसकी दांत है सारे निकाल दिए। जी। तो बस वो अब वो बिना दांत के घूमते फिरेगा। व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को तो लागू ही नहीं किया। हम्म। 2014 में पास करके आज तक लागू नहीं हुआ है, उसके आज तक रूल्स नहीं, लागू नहीं। हम्म। आज तक उसके रूल्स नहीं रूल्स ही बने नहीं। हैं, हाँ। हाँ, तो नहीं हुए, तो वो तो खत्म, उसका कोई मतलब नहीं है। और डीपीडीपी एक्ट ओवर रूल्स ऑल अदर लॉज इन टाइम बीइंग इन्फोर्स। जिस दिन पास हुआ उससे पहले सारे कानून को ओवर रूल करता है। इसके अंदर एक प्रावधान है, इंक्लूडिंग इसके आरटीआई। अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि इट ओवरराइड्स ऑल, ओवर रूल्स ऑल ऑल अदर लॉज। एब्सोल्युटली। तो हम्म। वो भी प्रावधान है। तो वो कोई भी कानून कहीं आप निकाल लो थोड़ा बहुत, तो वहां भी नहीं। अब बात ये अजय जी, जैसे मैंने भी जब पहले पढ़ा, मैंने सोचा मैं दिन में तो 100 बार 200 बार मैं इस कानून का उल्लंघन करता हूँ। हम्म। तो क्या, और ऐसे मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं हम्म। जो इस कानून के ब्रीच में होंगे। लेकिन आपको और हमें पता है क्या होता है, ये पावर स्ट्रक्चर टारगेट करता है हम्म। किसको कहाँ कब पकड़ना है, किसको ले जाना है बोर्ड के पास, किससे पेनल्टी मांगना है, और किसको उस प्रक्रिया में ही घुसाना है। जी मान जी। लो मेरे ऊपर वो केस लगा दे और मुझे उस बोर्ड के पास जाना पड़े, और उनके पास बड़े बड़े वकील और मेरे पास कुछ नहीं, मेरा मेरा परिवार, सारे लोग कहेंगे कि किस लफड़े में पड़े हो। या एक और तरफ तो हाँ, मतलब जो भी एक बड़ी कंपनी या सरकार खड़ा है, एक तरफ आम नागरिक खड़ा है। ये तो डेविड वर्सेस गोलियात, उस जो गोलियात जो है उस तरीके का ही लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अब निखिल जी, अब हमारे पास कुछ सवाल आ रहे हैं। तो जी जी, अपनी बातचीत को हम सवालों के थ्रू भी आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे अच्छा दर्शक रहेगा, हैं वो कुछ पूछ अच्छा रहे हैं। रहेगा, तो अच्छा कुछ रहेगा। लोग पूछ रहे हैं कि डीपीडीपी एक्ट के अधीन क्या वैसे मोबाइल ऑपरेटर जो नागरिकों के फोन नंबर और उनका डेटा बेचते हैं किसी थर्ड पार्टी को या एडवर्टाइजर्स को, उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन होगा? हो सकता है, ये इसका क्योंकि आप अनऑथराइज्ड, आपका फोन नंबर किसी और को दिया जाए, लेकिन किसने दिया, कौन ढूंढेगा, किसको दिया, किसने काम में लिया, कौन ढूंढेगा इसको। जैसे हम्म। आज जो फ्रॉड होता है डेटा, ये जो फोन पर फ्रॉड और इंटरनेट हम्म। पर फ्रॉड, तो वो तो कोई खेत में खड़ा हुआ आदमी किसी और के आधार को, किसी और के बैंक नंबर को काम में लेके कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें उनके पास एक सेफ्टी और सिक्योरिटी है। तो करेगा कौन? हाँ, ये हो रहा है, आए दिन हो रहा है, अच्छे लोगों द्वारा भी हो रहा है, बुरे लोगों द्वारा भी हो रहा है। और इस कानून के तहत मुझे जाना पड़ेगा, व्यक्ति को जाना पड़ेगा कि मेरा, सरकार भी जा सकती है मेरे बिहाफ पर, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा कहते हुए कि मेरा डेटा ब्रीच हुआ है और फलाने ने मुझे फोन किया है, मुझे ढूंढना पड़ेगा वो कौन है फला, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। जबकि आप और हम जो, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कानून बन गया कुछ चीज के लिए और काम में लिया जाएगा किसी और चीज के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा बन गया, क्योंकि हम तो हम्म। खुले में करते हैं जो करते हैं, खुले जी। में नाम लेते हैं, कि बिल्कुल। प्रूफ के साथ करते हैं, ना प्रूफ मिलेगा हम्म। ना नाम ले सकते हैं। और तो कुछ दर्शक ये भी हैं, जैसे श्रीवत्सा है, वो पूछ रहे हैं कि ये ऑस्टेंसिबली जो है, ये जो एक्ट लाया गया, वो ये बताकर लाया गया कि हमारे डिजिटल प्राइवेसी को इंश्योर करेगी सरकार। तो इससे क्या कुछ मेरे डेटा को प्रोटेक्ट अगर हो रहा है तो कुछ भी फायदा हो रहा है? ये जो जो यहाँ लिखा भी है अजय जी, उसको लेते हुए, एक तो जैसे आपको आधार एक्ट में भी पता है, आधार एक ऐसी हम्म। चीज है जो पता नहीं मेरी सूचना कितनी जगह से जा रही है, कितनी जगह से जा रही है। तो इसमें सरकार ने अपने आप को आधार एक्ट में ये दे दिया कि सरकार हम्म। आपकी बाकी डेटा दे सकती है, किसी को बेच सकती है। तो इस कानून ने सरकार को बहुत सारी जगह, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जर्मनी में, ऐसे देशों में कानून दोनों तरीके के बने।
डिजिटल डेटा मतलब डेटा प्रोटेक्शन का भी बना, और उसके तहत सरकार को या कंपनियों के ऊपर बड़ी बड़ी पेनल्टी उन्हीं के को टारगेट करते किया हो, क्योंकि वो सबसे पावरफुल फोर्सेस है। और जी, तीसरा प्रोटेक्शन हुआ, जर्नलिस्ट के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन हुआ, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम धंधा ही खत्म है। ये जी, कानून इस रूप में आ जाए तो जर्नलिस्ट का काम खत्म है। इस आरटीआई एक्टिविस्ट का तो कोई धंधा नहीं है, वो आरटीआई एक्टिविस्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत अच्छा एक नया नागरिक निकला। हाँ, उसमें कुछ मिसयूज भी करते हैं, ठीक है, वो मिसयूज वालों को वो मिसयूज में पकड़ सकते हैं, लेकिन अब यूज ही मिसयूज हो गया। तो आरटीआई आरटीआई एक्टिविस्ट, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन को तो का काम खत्म कर दिया। और जो प्रोटेक्शन जर्नलिस्ट को मिलना चाहिए, पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई पॉलिटिशियन कोई दूसरी जगह तो बोलता ही है कि उस पार्टी ने ये कर दिया, उस ठेके में ये हो गया, उस जगह ये नहीं बना, उस जगह इन्होंने कहा था कि इतना में बनेगा। मतलब हमारा डिफेंस पर भी सवाल उठना चाहिए, कितना अच्छे ढंग से वो ठेका हुआ, कितना ट्रांसपेरेंसी था, जी, नहीं था उसमें। तो ये जो एक सवाल यहाँ पूछा है कि मेरी सूचनाओं का क्या हो सकता है, हुँ, सरकार ने एम्पावर किया है कि वो चाहे जो सूचना बाहर डाल सकती है, और चाहे जो नहीं, नहीं डालना चाहे नहीं। नहीं डाल सकती। तो वो दूसरा सवाल, रीना और मृणालिनी के मिलते-जुलते सवाल हैं। उनका ये कहना है कि इस एक्ट के थ्रू क्या बड़ी कंपनियों को फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है और नागरिकों को कम? और एक मृणालिनी यही पूछ रही है कि अभी सारे जो बिग टेक कंपनीज़ हैं, उनको क्या कंट्रोल करने में इस एक्ट की कोई भी भूमिका रहेगी? थियोरेटिकली रहेगी, उनको परमिशंस लेने पड़ेंगे, लेकिन वो पहले ही ले लिए, बहुत खुश हैं बिग टेक कंपनीज ने, सबने वेलकम किया इस एक्ट को। वो नहीं है, वो बाहर आपको दिख जाएगा। अभी तो नागरिक लोग और हमारे छोटे छोटे गांव में लोग दस्तखत कर रहे हैं, जैसे आरटीआई के लिए लड़े वैसे लड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने गांव में जमीन का मिसयूज, पानी का मिसयूज, उनके स्कीम्स का मिसयूज, कुछ भी नहीं। जो आरटीआई कितना बड़ा हथियार उनके हाथ में आ गया था वो तो खत्म हुआ। तो वो एक पूरा कैंपेन चला रहे हैं इसके खिलाफ। बड़ी कंपनी कोई नहीं चला रहा है, बड़ी कंपनी तो खुश है। उन्होंने कह दिया, क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि हमें बस कंसेंट लेना है, टेक्निकलिटी लेना है कंसेंट का। तो वो टेक्निकलिटी ऑफ कंसेंट तो लेते ही हैं, आए दिन लेते हैं, हर क्लिक में हम कंसेंट दे रहे हैं। जी। नहीं तो हम घुसे ही हुँ, नहीं, वो कहते हैं घुसो, हुँ। कंसेंट दे के घुसो, नहीं तो आप मत घुसो। तो वो लेकिन तो ये है, तो और इससे सुशांत पूछ रहे हैं कि इस लॉ में क्या कुछ ऐसा है जो सरकार को भी रोके हमारे सिटीजन्स के जो डेटा को हार्वेस्ट करने से? हाँ, वो मतलब कई नहीं बार है। ऐसा हुआ है कि आधार में भी ये सरकार के ऊपर लगा कि हमारा जो डेटा है वो थर्ड पार्टीज़ के पास एक्सेस दे रहे हैं। तो कुछ उस तरीके का है, सरकार को कुछ रोक रही है कि जो हमारा इस लॉ में कि जो हमारा जो डेटा है वो थर्ड कंपनीज़ को ना बेचे? थर्ड कंपनी छोड़ो, ये तो पब्लिक डोमेन में भी सरकार को पावर एम्पावर किया है कि वो चाहे जो थर्ड पब्लिक डोमेन में भी डाल सकती है, किसी कानून के तहत भी डाल सकती है, कोई नया कानून सरकार को अपने हुँ, आप को एम्पावर कर। और सरकार कोई एक व्यक्ति को भी एग्जाम कर सकती है, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी को भी एग्जाम कर सकती है। तो हुँ। ये भी तो अपने आप सरकार के पास ये सारा पावर है। पावर है। तो सरकार ये चीजें कर सकती है, लेकिन जो बहुत सारे कुछ देशों में, यूरोपियन देशों में है कि सरकार के ऊपर भयंकर भारी भारी पेनल्टी लगेगी यदि सरकार ने डेटा का मिसयूज किया, और सरकार के ऊपर वही पाबंदियां हैं जैसे और लोगों के साथ है, वो नहीं है। और दूसरे देशों में पब्लिक डिस्क्लोजर के भी कानून है कि जी, आपको क्या पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, वो कानून है जो हमारे आरटीआई सेक्शन 4 में है। जो अब सेक्शन 4 में आरटीआई, है। अब क्योंकि आपने पर्सनल कर दिया तो सेक्शन 4 में आप क्या कहोगे कि हाँ हमने इस जिले में, वो तो पहले ही कहते थे, वो प्रोपेगेंडा है, हमने इस जिले में इतने करोड़ रुपए खर्च किए, हमने एक सड़क बनाई इतने करोड़ की, किसने बनाई, कौन था ठेकेदार, कौन से हिस्से में क्या हुआ, खत्म। मतलब आप नाम ये सारी हटा, सूचना अब नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। यदि हुँ, सरकार चाहे तो तब दे सकती है, फिर से चाहे तो डिटेल। दे सकती है, बिल्कुल।
मगर ये एक बड़ी हमने जिस पे बात नहीं की, इस पे, इस बिल के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार सरकार ने एक सेंट्रल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया है, और हाँ जो एक तरीके से क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी की तरह फंक्शन कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि जी ये जो बोर्ड है, ये एक सिविल कोर्ट के पावर्स के साथ आती है। वो डायरेक्टली लोगों पे फाइन लगा सकती है, जी वो डायरेक्टली पुलिस को बुला सकती है कि भाई ये गलत हो रहा है, आप इनको पिनलाइज करो या अरेस्ट करो। जी जी इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो निखिल जी? भयंकर है। एक तो ये सारे बोर्ड्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जैसे आरटीआई कमिश्नर्स हैं, उनके पास भी ऐसे ही सिविल पावर्स है, क्योंकि कमीशन मांग सकती है। सूचना पर सबसे बड़ी बॉडी थी, अब तो बेचारे कमीशन अधीन भी हो गए। और अब हम्म, एक तरफ कमीशन क्या पेनल्टी लगा सकता है, 250 रुपए रोज, और हम्म, ये क्या पेनल्टी लगा सकते हैं, 250 करोड़ तक और 500 करोड़ तक। और इनके पास पुलिस को भी अधीन लेने के पावर्स हैं, और ये पूरी तरीके से सरकारी अपॉइंटेड है। तो ये इंडिपेंडेंटली नहीं है। जैसे आज इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, इनके लिए एक संघर्ष चल रहा है कि आप एक तरफ तो सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष के नेता, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के एक जज या चीफ जस्टिस को रखिएगा, ताकि ऐसे लोग मिलके बोर्ड के लोगों को लें, ताकि वो वास्तव में पब्लिक में की जी, जानकारी में होंगे कि ये तीनों का एक बैलेंस है। ये वाला बोर्ड तो पूरी तरीके से सरकार के अधीन है। तो इसमें सरकार इसमें जिस हाँ, आएगी, सरकार सोच मतलब समझ के सरकार जिसे चाहे वो इस पे बना सकती है। तो आपकी बातों से निखिल जी ये लग रहा है कि इसमें सरकार की एक तरीके से जो पावर ओवर इट्स सिटीजन्स होती है, जो एक उनका जो सर्वेलेंस की ताकत होती है, वो एक तरीके से बढ़ रहा है, जबकि दिखाया ये जा रहा है कि इसमें हम नागरिकों का डेटा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जबकि ना सरकार को कोई फाइन लग सकता है, ना बिग टेक कंपनीज जो हमारा डेटा इधर बेच रही है या पब्लिक कर रही है, उन पे भी कोई ज़्यादा एक तरीके से फाइन लगने की बहुत कम संभावनाएं लग रही हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात हाँ से? बिल्कुल, सरकार पर तो कुछ भी नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी हुँ, फाइन नहीं लगेगा। बिग हुँ, टेक कंपनी पर थियोरेटिकली लग सकता है, लेकिन बिग हाँ, टेक कंपनी के पास पूरे साधन है, संसाधन है इस कानून के तहत। उनको पता है कि वो जो ले रहे हैं लेते रहेंगे, हुँ, और उसको कैसे काम में लेंगे वो भी लेते रहेंगे, और उनके हुँ, ऊपर कोई आंच नहीं आएगा। जी, और उनके ऊपर आंच लाने वाले लोगों को रोक दिया। और जी, क्योंकि हाँ, आप और हम ही बिग टेक के ऊपर कोई लगाम लगा सकते हैं। आजकल बिग टेक और सरकार एक साथ हो गई है, चाहे हुँ, वो अमेरिका में हो या चाहे वहां, तो एक चाहे ही, भारत में हो। तो बिल्कुल ही ले अंदर एक साथ हो जी, गई है। लेकिन हाँ, यहाँ भी बिग टेक और सरकारें, क्योंकि बिग टेक के लिए अच्छा है कि हम सरकार के साथ हुँ, हो जाए, सरकार के लिए अच्छा है कि बिग हुँ, टेक के साथ हो जाए। और अजय जी, जी, जो मैं फिर से एक चीज कहना चाहूंगा, आरटीआई के आने से पहले बहुत बेकार स्थिति थी। मतलब हम, मालूम है, जैसे हमारा पूरा आंदोलन चालू हुआ मस्टर रोल दिखाओ, कि जो अकाल रात या पब्लिक वर्क्स में काम कर रहे थे उनके नाम बताओ, क्योंकि मरे हुए लोगों के नाम थे, फर्जी नाम थे, पूरे के पूरे गोस्ट वर्क्स थे। और हुँ, आरटीआई ने वो पलट दिया। आज वो पूरा वेबसाइट पे है, वहां दीवारों पर लगाते हैं मस्ट्रोल को। बहुत सारी चीजें बदली है फूड सिक्योरिटी में। ये सबसे बड़ा चीज है कि आप देख सकते हो, एक एक मिनट में देख सकते हो किसको कितना राशन कहाँ मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो आप आवाज उठा सकते हो, डीलर से लेके ऊपर तक। तो ये करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला चीज बना। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने आपको कहा, कि मान लो मुझे मिल जाता, पता चल जाता कि कुछ हो रहा है, तो कोई मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकता था। मैं उजागर करता, मैं प्रूफ दिखाता। हमारे पहले जनसुनवाइयां ऐसे ही हुई कि हमने हाथ से उतारा और सूचनाएं बाहर निकाली और उसके ऊपर कार्रवाई करवाई। लेकिन अब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से बुरा है कि वो जिसकी चोरी मैं उजागर करूंगा, वो चाहे छोटा सा गुंडा या चोर हो, वो इसके डंडा हाथ में लेके मुझे ले जा सकता है कि तुमने मेरा वो काम कह सकता है कि तुमने मेरा नाम ले लिया, पर्सनल मेरी प्राइवेसी बिना को मेरे से वायलेट किया। पूछे, बिना मेरे से पूछे। और मान लो हुँ, मैंने किसी और का नाम लिया, आज हम हजारों पेंशनरों को उनकी मदद करते हैं, सोशल सिक्योरिटी पेंशनरों को, इनके डेटा बाहर देके वो अकेले नहीं लड़ सकते हैं। कल ही हुँ, हमने किसी को 7,000 रुपए वापस दिलवाए।
जो जिससे किसी ने एक आधार के नाम पर पैसे लिए थे, कल की बात है, और रोजाना ये चीजें होती है। अब वो कोई उनको उनमें से किसी को पटा दे और कह दे कि इसने आपका कैसे लिया, आपकी बात कैसे उठाई, आपके ऊपर पेनल्टी, आपका कंसेंट, मतलब कंसेंट में आपको देखना चाहिए हर तरीके से। कंसेंट इतना खतरनाक है जो ये मांगते हैं कि और ये डेटा फिड्यूशरी कौन है, ये एक और चीज आपको देखना चाहिए। वो 2J में, मतलब कोई भी जो किसी और की सूचना को काम में ले रहा है, डेटा फिड्यूशरी है कौन है? एनी पर्सन हु अलोन or in conjunction with another person determines the purpose and means of processing personal data। कौन नहीं, किसी और की सूचना हम कोई भी काम में ले रहे हैं, either alone or in conjunction with decides क्या करें उससे। तो मैं डेटा फिड्यूशरी बन गया हूं और मेरे ऊपर वो सारे चीजें लागू हो गए, पेनल्टीज लग सकती हैं, पाबंदियां लागू हो गई बिना कंसेंट लिए। जी। और कंसेंट का तो मतलब अब बहुत जाहिर सी बात है, अगर आप किसी सूचना इसलिए मांग रहे हैं सरकार को एक अकाउंटेबल ठहराने के लिए कि आपने ठेका किसको दिया, मगर वो ठेकेदार ने, चाहे वो भ्रष्ट हो, फिर भी अगर आप उनका कंसेंट नहीं लेते हैं तो उनका आप नाम नहीं लिख सकते। बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। जी, तो सरकार कहती है हम जाने, ठेकेदार जाने, जी। भ्रष्टाचार है तो हम रोकेंगे, जी, हमें पता है, हम करेंगे, हम ना आपको सूचना देंगे ना आपको आवाज उठाने देंगे। तो ये मेरे ख्याल में अजय जी जी, बहुत ये सारे सूचना हमारे सूचना ना हम सूचना देंगे, ना आपको आवाज उठाने देंगे, ये मुझे लगता है कि सारा एग्जैक्टली ये एक लाइन है इसका इसका जी। दोनों का हुँ, कॉम्बिनेशन। मान लो वो हुँ, आरटीआई को छेड़ते नहीं, तो कम से कम आरटीआई का एक ही जगह है जहां प्रिवेसी और डिस्क्लोजर के बीच में एक हार्मनी था। हुँ, वो हार्मनी वही था 281J में कि जो आपकी घोर निजी है बिल्कुल नहीं ले सकते हो, लेकिन आप पब्लिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप अपने घर के पानी में आप पोंछा लगा रहे हो या आप दांत मांज रहे हो या आप क्या कर रहे हो, आपके पानी का हिस्सा है, लेकिन पूरा गांव का पानी ले रहे हो तो आप पब्लिक एक्टिविटी को और इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हो। तो मैं तो पूछूंगा आपका बोरवेल कितने नीचे गया है, क्या आप डार्क जोन में डाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये सब पब्लिक इंफॉर्मेशन है। या मेरी कंपनी, मेरे मेरे फैक्ट्री से क्या निकल रहा है, वो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है। या मैं किस तरीके से कितनी आजकल ये जब जब मैं किसी भी कॉलोनी में मैं बनाता हूं मेरा मकान, तो उसके बहुत सारे लोगों के ऊपर रिक्वायरमेंट है। तो किसने कौन सा पास किया, कौन सा प्लान पास किया, किस ढंग से पास किया, ये भी नहीं मांग सकता हूं। तो हर कदम कदम पर सूचना हमें एक रोकी सोशल जा रही है। सोशल चीज में, तो ये तो समझ मेरे ख्याल लगातार में। आरटीआई को वीक किया गया है, जैसा हम्म। आप कह रहे थे पिछले 10 सालों में, और सिर्फ 10 ही सालों में नहीं, बल्कि लगातार पिछले 15 सालों से लगातार किसी न किसी तरीके से आरटीआई को वीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जैसे हम जानते हैं कि जुलाई 2023 में जिस तरीके से इस एक्ट को भी पास किया गया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को जिस तरीके से पास किया गया, एक एक्ट बनाया गया, बड़े ही क्लैंडस्टाइन तरीके से किया गया, बड़े ही सीक्रेट तरीके से किया गया, और उसी की वजह से आज बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि अगर इस लॉ में अगर आरटीआई के सेक्शन 8 को अगर नहीं छेड़ते, तो वो हार्मनी बना रहता डिजिटल प्राइवेसी लॉज़ का और सूचना के अधिकार का। लेकिन वो जो हार्मनी है, जो समन्वय है, उसको एक तरीके से डीपीडीपी एक्ट ने तोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तोड़ जी, दिया, और ये दिखाता है कि इनकी मंशा क्या थी। जी। नहीं तो ये 81J को छेड़ते नहीं। प्राइवेसी अब एक्टिविस्ट भी हमारे दोस्त हैं, हम भी हुँ, कहते हैं कि किसी की निजी दुनिया में मत घुसो। क्या मतलब है निजी दुनिया में घुसने के लिए, वो एक बहुत ही बेकार चीज है। लोग, चाहे लोग घुसे या सरकार घुसे या कंपनियां घुसे, लेकिन वो प्राइवेसी एक्टिविस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट ने मिलके वो 81J को फ्रेम किया, जी, वो कानून जब बना। लेकिन ये कानून ने उस पूरे हार्मनी को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इस कानून में कोई हार्मनी नहीं बनाई। तो या तो आके एक दूसरा कानून खड़ा करो, दोनों के बीच में एक एक समन्वय चलाए,
सूचना के बिना ये तो एक्ट इतना ही मेरे ख्याल में इतना अनवर्कबल भी है, बहुत दिक्कत जी। इतनी है कि सरकार कहेगी नहीं नहीं हमारा ये मतलब थोड़ी है, लेकिन जब कोई हम्म, कोई और इसमें एक और चीज है अजय जी, कोई व्यक्ति ले जाएगा, हम्म, सरकार आपको ले जाए नहीं ले जाए, व्यक्ति जी। ले जाएगा उस बोर्ड के पास, डेटा प्रोटेक्शन हाँ, बोर्ड के कोई पास। व्यक्ति वही इसी सिलसिले में बात अगर वहां तक हुई है, विपक्ष का लगातार एक तरीके से वो एक्यूज करते रहे हैं कि सरकार को कि वो हर लॉ को सिलेक्टिवली यूज करते हैं और बहुत सारे चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, ऐसे एजेंसीज को भी मतलब विपक्ष के खिलाफ यूज करने में यूज कर मतलब लॉज को जो कानून भी है जो उसको भी यूज कर रहे हैं विपक्ष को सिलेक्टिवली अपने राजनीतिक मतलब के लिए। तो डीपीडीपी में जिस तरीके से हमने देखा जो इन्होंने बोर्ड बनाया है और वहां पर अगर कंप्लेन आती है तो भारत जैसे देश में हो सकता है लाखों करोड़ों कंप्लेन आए, लेकिन उस समय बोर्ड किस तरीके से काम करेगी? क्या वो कुछ चुनिंदा केसों को पकड़ेगी या उनका ये मैंडेट है कि वो लाखों लाखों कंप्लेन्स आए या करोड़ों कंप्लेन्स आए सबको सीरियल वाइज लेना है उनको? वो तो बोर्ड खुद ही डिसाइड करेगी, अपनी रूल्स बनाएगी, और बोर्ड मतलब यदि ये फिर से मंशा साफ दिखती है ना, जी। मंशा यदि थी कि नहीं हमें हर हालत में एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाना है, हमें प्रैक्टिकल बनाना है। अब मंशा ये है कि हाँ मेरे पास लाखों हैं लेकिन मैं तो 10 लूंगा, मैं चुनूंगा 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, या जो लाने वाले लोग हैं उनके कितने बड़ी वकील हैं, वो क्या लाएंगे क्या करेंगे, हम्म, वो तय करेगा और वो चुनेगा। और जो आपने कानून का सिलेक्टिव यूज किया, आजकल एक टर्म है उसके लिए, तो लॉफेयर कहते हैं, वॉरफेयर जैसे लॉ से आप वॉर लड़ रहे हो, जी तो जी। ये लॉफेयर का बहुत तगड़ा उदाहरण है। ये एक लॉ में दूसरा लॉ खत्म कर दिया, एक लॉ में अपने आप को इतने एम्पावर कर दिया और अपने आप को छेड़ने नहीं दिया, जबकि आपके ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए, सरकार के ऊपर, जी। आप मतलब सरकार के ऊपर। और पार्लियामेंट को तो मौका ही नहीं दिया। पार्लियामेंट्री दो चीजें और है अजय जी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब कमेटी एक स्पेशल कमेटी बनी तो उसमें जब रिपोर्ट बनाया तो विपक्ष के मेंबरों को मौका ही नहीं दिया। विपक्ष के मेंबरों ने कहा हमें दिखाओ तो सही क्या आप पेश कर रहे हो, क्या रिपोर्ट है, तो उनको हम्म, बिल्कुल पढ़ने ही नहीं दिया, और पढ़ने ही बिल्कुल नहीं दिया। रिकॉर्ड है दे हैव टू वॉक आउट ऑफ दैट, और हम्म, ऑब्जेक्शन रेज किया, लेकिन फिर भी नहीं चला, रिपोर्ट दे दिया, पास कर दिया। अब आप इस ढंग से यदि इस किस्म के कानूनों को पास करोगे, और आज की तारीख में लोगों को कभी कभी इतना बड़ा कोई चीज होता है कि समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा हो भी सकता है क्या, इतना जी। अनवर्कबल चीज हो भी सकता है क्या, लेकिन वही है, सिलेक्टिव यूज होता है वही और है। नहीं खतरा है। मतलब ये ऐसी और संभावना ज़रूर है कि हो सकता है कि ये बोर्ड सिर्फ़ उन्हीं कंप्लेंट्स को सरकार के कहने पर यूज़ करे, सिलेक्टिवली यूज़ करे और उनके खिलाफ यूज़ करे, जो पत्रकारों के खिलाफ या आरटीआई एक्टिविस्टों के खिलाफ या फिर उन क्रिटिकल एंटी नागरिकों के खिलाफ करप्शन, जो सरकार से ऐसी सूचनाएँ निकाल कर लेके आ रहे हैं, जो सरकार की कमियों को झलकाता है। हो सकता है सरकार के भ्रष्टाचार को झलकाता हो। तो आने बिल्कुल वाले ये सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं है, आने वाले जितनी भी सरकारें होंगी, ये कानून जो है एक तरीके से नाग डेटा प्रोटेक्शन के नाम पे हो सकता है कि ये अब एक तरीके से जो डिसेंट है या फिर जो एक ट्रांसपेरेंसी को एक तरीके से कुचलने का भी काम कर रही है। तो निखिल जी आपको कुछ कहना है? नहीं, इस बात पे हम मतलब अपनी बातचीत खत्म कर सकते हैं कि जिस तरीके से आपने बहुत ही अच्छा एक समिंग अप किया कि ना सरकार का ये कहना है कि हम सूचना ना देंगे और और किसी को आवाज भी नहीं उठाने देंगे। तो इस तरीके के जो प्रावधान डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में है, वो आने वाले दिनों में जो ट्रांसपेरेंसी है, जो सरकार की पारदर्शिता होनी चाहिए, किस सामने रख कर काम करे, दिखाकर काम करे कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से उसको कॉम्प्रोमाइज़ करती है, उसको और सूचना का जो अधिकार जो नागरिकों को एक तरीके से एक बल मिलता था कि हम कुछ आगे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो सिर्फ़
सेंट्रल सरकार पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे भी आरटीआई काम करता है और वहां पर भी छोटे-छोटे जो मुद्दे उठते हैं जो जिसकी वजह से नागरिक एक तरीके से अपने आप को एक सूचना के अधिकार के थ्रू एम्पावर्ड फील करते थे, वो भी हो सकता है आने वाले दिनों में डाइल्यूट हो जाए, उसका एक तरीके से खत्म हो जाए जब रूल्स बने। आने वाले दिनों में क्या ये मुद्दा एक विपक्ष की पार्टी उठाएगी या नहीं उठाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन निखिल जी से बातचीत करके ये तो लग रहा है कि जितने भी लोग जो सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, जो बड़ी कंपनियों से सवाल पूछना चाहते हैं कि हम आपने जो ये आप ये कर रहे हैं उसमें उनका क्या अधिकार है, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, वो अब वो पावर जो है नागरिकों को जो मिला था सूचना के अधिकार से वो एक तरीके से खत्म होने की उसकी और पूरी इसलिए अजय संभावना जी है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हम एक बड़ा जी। कैंपेन चला रहे हैं, पूरे डीपीडीपी के ऊपर एक बहुत अच्छी बहस नागरिकों के साथ होनी चाहिए। रूल्स जब लागू कर रहे थे, मौका 13 चीजें करनी थी रूल्स में, कोई आपने पता नहीं कभी जाके कोशिश की, जिन्होंने की वो थक गए उसमें जाके अपना कमेंट देना और कहना कि सेक्शन 44 पर उसके लिए खाना ही नहीं था, वह जगह ही नहीं थी। तो इस ढंग से ये कमेंट मांग रहे थे, तो पूरा खेल है इसमें। तो हमने कैंपेन चलाया है, हम चाह रहे हैं आपके श्रोताओं को भी कहें कि आप भी जुड़े, जगह जगह कम से कम इतना कहें कि आरटीआई का संशोधन तो वापस लो, ताकि वापस एक लो। बैलेंस तो बने। कम से कम वो शुरुआत तो करें और फिर पूरी डीपीडीपीए के ऊपर एक अच्छी बहस होनी चाहिए। जरूरत है डेटा प्रोटेक्शन की, प्राइवेसी की, जी। लेकिन ऐसी नहीं, तो ये ज़ाहिर-सी बात है इतना संवेदनशील कानून है जिससे इतनी तारें जुड़ी हुई हैं, इतनी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, उन उस पे बहस तो होनी चाहिए मगर इस सरकार ने उसको भी बड़े ही हश-हश तरीके से पास कराया, वो काफ़ी निंदनीय है और आने वाले दिनों में रूल्स जब वो पास करेंगे देखना होगा कि किस तरीके से सरकार उसको भी बुलडोज़ करती है या लोगों को अपने साथ जोड़कर उस पे एक बहस करती है। और जी, नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए निखिल जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।